हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 29 मई 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आप प्लीज़ शेयर करें वीडियोस को एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड जब अगर वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो तभी आप लाइक करें, ओके। एंड मैंने इंस्टाग्राम पे भी आज अकाउंट फाइनली आज मैं हूँ, सो आई डोंट नो कि अभी मतलब कैसे क्या यूज़ करना है, बट आप फॉलो कर सकते हैं फॉर जो भी अपकमिंग एक्टिविटीज़ या अपडेट्स होंगे। कुछ पीपीटी शेयर करनी होगी मुझे तो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट होना चाहिए, तो आई थॉट कि ठीक है, गिव इट अ ट्राई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़, अब आपको एक बार पहले जो करंट अफेयर से रिलेटेड है ना, तो करंट की टॉप न्यूज़ दिखा लेते हैं। गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली प्रोवाइडिंग वैक्सीन्स टू स्टेट। ओवर 22 करोड़ 77 लाख कोविड वैक्सीन डोजेस गिवन टू स्टेट्स, यूटीज़ को दे दी हैं। और सरप्लस क्वांटिटी में जो एंटी वायरल ड्रग है रेमडेसिविर, तो ये भी हमारे पास आई है। हेल्थ मिनिस्ट्री सेज डेली कोविड रिकवरीज कंटिन्यू टू आउट नंबर न्यू केसेस फॉर 16 कॉन्जिक्यूटिव डे, ठीक है। तो रिकवरीज के रेट जो है ज़्यादा हैं, हम पॉजिटिव न्यूज़ पे ही ज़्यादा फोकस करें तो सही है, उसी तरह की चीज़ें भी फिर होती रहती हैं, ठीक है। और रेमडेसिविर का जो सेंट्रल एलोकेशन है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है। एंड प्राइम मिनिस्टर 11 लोडेड ऑक्सीजन एक्सप्रेस ऑन रन विद, ठीक है। इंडिया यूएस ने डिस्कस किया वैक्सीन पार्टनरशिप को लेके। अभी आपको पता है कि हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो यूएस की विजिट पे गए थे। तो यहाँ पे वो यूएस सेक्रेटरी कौन है, स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, तो इनसे भी इन्होंने मीटिंग की। और यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन हुआ, काफ़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन था, जैसे बिलेटरल कोऑपरेशन पे, रीजनल ग्लोबल इश्यूज़ थे, इंडो पैसिफिक एंड क्वाड, अफगानिस्तान म्यांमार, यूएनएससी के मैटर पे बातचीत की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बाकी के हैं उन पे डिस्कशन किया। एंड एस जयशंकर अप्रिशिएटेड द स्ट्रॉन्ग सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस्ड बाय द यूएस एट दिस टाइम, क्योंकि हमने भी उस टाइम पे जब हेल्प की थी उनकी, तो इस टाइम पे हमारे भी डिफ़िकल्ट टाइम में यूएस ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। जो रॉ मटेरियल है वो हमारे लिए भेज रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, वैक्सीन के लिए। सो दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यूनाइटेड इन डीलिंग विद द चैलेंज पोस्ड बाय क्लाइमेट चेंज। और दोनों ही पार्टनर्ड हैं अदर इंस्टीट्यूशन यूनाइटेड नेशंस में, क्वाड नेशंस के थ्रू, है ना। और यही सब चीज़ें बातें हुई। देन नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च युवा प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स, ठीक है। तो ये न्यूज़ ऑन एआईआर की भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, कभी कभी न्यूज़पेपर में नहीं आती है तो इसलिए जानना जरूरी है। तो क्या है युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स? तो ये एक ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है जो ट्रेन करेगा जो 30 साल से कम के ऑथर्स होंगे उनको। द लॉन्च ऑफ युवा, युवा वाई फॉर यंग, यू फॉर अपकमिंग, वी फॉर वर्सटाइल, ए फॉर ऑथर्स, इज इन टोन विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन कि जो यंग राइटर्स हैं उनको लिखने के लिए, इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल है उस पर लिखने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए। तो उन्होंने ये चीज़ बोला, ठीक है। जो मन की बात में कुछ कीवर्ड्स बोलते हैं तो उससे रिलेटेड आगे थोड़ा पॉलिसी या फिर कुछ जो प्लान्स होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया @75 प्रोजेक्ट का पार्ट है युवा, टू ब्रिंग टू द फोर द परस्पेक्टिव्स ऑफ द यंग जनरेशन ऑफ राइटर्स ऑन थीम्स लाइक अनसंग हीरोज, फ्रीडम फाइटर्स, अननोन एंड फॉरगटन प्लेसेस। तो बहुत सारे अभी हमारे बीच में ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में हमारी जो हमने अभी तक की हिस्ट्री की बुक है, मतलब बहुत रेयर उनके बारे में है, या फिर एक लाइन में कुछ होगा, ठीक है। वो भी बहुत लोगों के बारे में तो नेगेटिव भी है, किसी ने पॉजिटिव काम किए हैं, तो ये भी है। देन देख लेते हैं दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। EU क्लियर्स फाइजर बायो एनटेक कोविड वैक्सीन फॉर यूज इन चिल्ड्रन एज यंग एज 12, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पे भी मतलब बोला है फाइजर की जो कुछ डोजेज है तो यहाँ पे भी आएंगे, लेकिन अभी जो मैंने बताया था कल का एक क्लॉज था, तो उसमें मतलब फाइजर क्या बोलना चाह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को जो भी अगर किसी भी तरीके के अगर एडवर्स इफेक्ट होते हैं, अगर आपकी कंट्री के लोग ये वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन की डोजेस लेंगे फाइजर की, अगर उनको कुछ मतलब हेल्थ केयर प्रॉब्लम उससे हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसकी लाइबिलिटी कौन लेगा? आप ही लोगे, ठीक है। तो ये वाले क्लॉज पे अभी बातचीत नहीं हुई है। देन माली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डिक्लेयर स्कूल लीडर्स गोइटा एज इंटरिम प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कहाँ पे इस क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। जैसे यूएस ड्रॉइंग यू अप टारगेटेड सैंक्शन ऑन बेलारूस ऑफिशियल आफ्टर प्लेन इंसिडेंट। तो यहाँ पे जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको प्रेसिडेंट, जिनको एक ऑटोक्रेटिक प्रेसिडेंट बोला जाता है ना, यूरोप का एकमात्र जो अभी
एक रह गया है जो डिक्टेटर प्रेसिडेंट, तो वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बोला जाता है, पावर में बने रहना चाहते हैं काफ़ी टाइम से। तो इससे रिलेटेड जो एक वहाँ के पैसेंजर जेट से जा रहे थे लिथुआनिया, मतलब ग्रीस से लिथुआनिया जा रहे थे, लेकिन उनको फोर्सफुली मिन्स्क में ही लैंड करवा दिया। ठीक है, तो रायनीर जो थे और ये जर्नलिस्ट है वहाँ के, और जो अपोज करते हैं पॉलिटिकल पार्टी लुकाशेंको का, तो यहाँ पे उनको अरेस्ट कर दिया, डिटेंशन में रखा है। तो इस वजह से इन पे बेलारूस पे काफ़ी सारे जो सैंक्शन है वो ईयू लगा रहा है। बाकी जो एयरवे फ्लाइट्स वगैरह सब कैंसिल भी कर दी गई हैं ऑलमोस्ट, बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने एयर स्पेस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जीएसटी काउंसिल ने एग्जाम्प्ट किया है, जो इम्पोर्ट चार्जेस है वो नहीं लगेगा। इम्पोर्ट ऑफ एम्फोटेरिसिन बी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ब्लैक फंगस फ्रॉम लेवी ऑफ आईजीएसटी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केसेस थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं इसके ब्लैक फंगस के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। जो लोग डायबिटिक हैं, ऑलरेडी मेडिकेशन पे हैं, कोमोर्बिडिटीज़ है जिनके साथ, तो उनको ज़्यादा हो रहा है और इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ों से, जैसे कि कंट्रोल कर सकते हो डायबिटीज़ को। देन यहाँ देख लेते हैं दूसरी, जयशंकर मीट्स ब्लिंकन, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। G7 की फॉरेन मीटिंग, जो मिनिस्टर साइडलाइंस मीटिंग हुई थी May 3 को, तो उसके बाद से ये पहली मीटिंग थी। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है, पार्शियल अनलॉक इन दिल्ली एंड यूएनजीए प्रेसिडेंट्स रिमार्क ऑन कश्मीर अनएक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही थी और यहाँ पे जो वोल्कन बोजकीर हैं, इन्होंने बोल दिया, ये यूनाइटेड जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, बहुत बड़ी पोस्ट ये होल्ड कर रहे हैं, इट्स वन ऑफ द प्रोमिनेंट पोस्ट ही इज़ होल्डिंग राइट नाउ, वोल्कन बोजकीर। और इन्होंने ये बोल दिया कि पाकिस्तान ड्यूटी बाउंड है कि वो कश्मीर का इशू यूएन में स्ट्रॉन्ग तरीके से वो रख सकता है। तो हमने इसे बोला कि ये बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट अनएक्सेप्टेबल है एंड इट इज़ हिज बिहेवियर इज़ ट्रूली रिग्रेटेबल एंड श्योरली डिमिनिशेस हिज स्टैंडिंग ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। जिस प्लेटफॉर्म पे अभी आप हो, जो पोजीशन को आप अभी होल्ड कर रहे हो, तो उसके साथ भी आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हो, है ना, क्योंकि आपको इस तरीके के रिमार्क किसी कंट्री के बारे में देना नहीं शोभा देता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पीजीए, वोल्कन बोजकीर। अब देखो, मतलब ये जो है, तो ये जो प्रेसिडेंट है ये कहाँ का है, मतलब ये वोल्कन बोजकीर, ही इज़ फ्रॉम टर्की का है ना, टर्किश डिप्लोमेट है। और आपको पता है कि टर्की के जो रिलेशन है वो पाकिस्तान से बहुत ही अच्छे हैं। तो ऑलमोस्ट मतलब एक तरीके से इनकी आइडियोलॉजी के बारे में पता चलता है कि पाकिस्तान को कितना ज़्यादा फेवर करते हैं। और साथ में फेवर भी, मतलब अगर करें तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत चीज़ों में फेवर कर रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे वहाँ पे, है ना। और बार बार ये पुश करते हैं कि आप क्या कर सकते हो, इनकरेज करते हैं कि आप पाकिस्तान टू टेक अप द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मोर रोबस्टली एट द यूनाइटेड नेशन। पहले भी इन्होंने किया था, अभी भी ये कर रहे हैं। ही हैज़ अर्लियर सर्व्ड एज टर्कीज मिनिस्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन अफेयर्स एंड वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ उनगा ऑन जून 17 को ये प्रेसिडेंट बने थे 75th सेशन में। ठीक है, फर्स्ट एवर टर्किश डिप्लोमेट है टू होल्ड दिस पोजीशन, हिज टर्म फॉर 1 ईयर। तो 1 साल के लिए अभी हैं, पर 1 साल में ही ये स्टेटमेंट इनकी आई है। देन पीसफुल, यहाँ पे ये बोला है इन्होंने एम्फेसिस, चलो बस बाकी इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करना भी ठीक नहीं है, मतलब नहीं सही है। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। ये जो आर्टिकल है ये सीबीआई के न्यू चीफ जो अपॉइंट होंगे उससे रिलेटेड है, इतना खास तो आर्टिकल है नहीं। सील द डील जो है ये भी फाइज़र से रिलेटेड है कि फाइज़र ने इंसिस्ट किया है कि वो उनको लाइबल नहीं बनाया जाना चाहिए अगर कोई भी कंपनसेशन होता है इन केस ऑफ एन एडवर्स इवेंट, है ना। तो गवर्नमेंट भी अभी देखेगी, इस पे एग्जामिन करेगी इसको थॉरली विद द कंट्रीज इनोकुलेशन ड्राइव स्लेंथनिंग इन द लास्ट 2 months बिकॉज ऑफ सप्लाई कंस्टेंट। तो अभी सप्लाई कंस्टेंट भी है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी अगर हमको इसको ट्रांसपोर्ट करना है, इसकी स्टोरेज रखनी है, मतलब यहाँ पे कहीं पे स्टोरेज करके रखना है, तो इसके लिए अल्ट्रा लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, फाइज़र के लिए लॉजिस्टिक फैसिलिटी हमारे पास उस तरीके की अभी है नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी होंगी अगर फाइज़र को इनोकुलेशन अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट करना है। देन अ फाइन बैलेंस इन नेपाल, तो श्याम सरन का ये आर्टिकल है एंड द ऑथर इज़ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एंड अ सीनियर फेलो सीपीआर। सो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि नेबरिंग कंट्री, हमारे पड़ोसी देश है नेपाल, और वहाँ पे अगर एक अनिश्चितता बनी रहे, राजनीतिक अनिश्चितता मेनली, तो वो
इंडिया के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। तो हमें वहाँ पे एंगेज्ड होना होगा, लेकिन हमें वहाँ पे एक हस्तक्षेप नहीं करना होगा, ठीक है। मतलब इंगेज और इंटरवेंशन का मतलब दोनों ही डिफरेंट है, कि दिल्ली मस्ट रिमेन इंगेज, हम वहाँ पे रहें, एटलीस्ट देखें कि क्या सिचुएशन है, लेकिन हम उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें हम इंटरवेन ना करें। तो हमको क्या करना होगा, हमें सारे जितने भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसको देखना होगा, और सेफ गार्डिंग जो हमारे इंटरेस्ट हैं, हमें हमें मतलब उनके साथ, क्योंकि आपको पता है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशन है, मतलब नेपाल जो हमसे बॉर्डर करता है, और नेपाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि चाइना की वजह से है ना, तो चाइना के रिलेशन बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं नेपाल से। एंड जोग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेपाल। अ हैंड्स ऑफ पॉलिसी विल ओनली क्रिएट स्पेस फॉर अदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस मतलब चाइना ही है। एंड engagement must dispense with the recurrent tendency to label नेपाली political leader as friends or enemy. So ये encourage करेगा political opportunism को, such as we witness in the cynical behavior of Oli, है ना। तो यहाँ पे यही बोला है कि in my experience this has always proved to be counterproductive, whatever limited and temporary tactical gains may be perceived. तो one should advocate policies rather than person. पॉलिसीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और इंडिया को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए जो पीपल टू पीपल लिंक है, ठीक है। पीपल टू पीपल लिंक है। तो ये बोल रहे हैं कि हमारी दोनों कंट्री के साथ एक इस तरीके के रिलेशन है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब चाइना के साथ भी इस तरीके के जो रिलेशन है नेपाल के नहीं है, जैसे रोटी बेटी का नाता हम बोलते हैं ना। एंड द चैलेंज टू आवर नेपाल पॉलिसी लाइज इन लेवरेजिंग दिस प्रीशियस असेट टू इंश्योर ए स्टेबल एंड म्यूचुअली प्रोडक्टिव स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग स्टैंडिंग जो रिलीजियस कल्चरल लिंक्स होते हैं वो भी एक तरीके से सब्सटीट्यूट नहीं होते, लेकिन जो पीपल टू पीपल लिंक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट दे कैन बी अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट अगर इनको प्रॉपरली यूज़ किया जाए, इन्हेंस किया जाए। तो यही सब यहाँ पे बातें की गई है कि यहाँ पे जो तराई बेल्ट है ये लार्जेस्ट मधेसी पॉपुलेशन भी है, तो वो क्रिटिकल और इंडिस्पेंसिबल रोल प्ले करती है। एंड इन फ्रंट टू विन ओवर द काठमांडू पॉलिटिकल सोशल एलाइट वन शुड बी केयरफुल नॉट टू मिमिक द एलाइट डिसडेन। तो हमारी नेपाल के साथ जो नेपाली सिटीजन्स हैं उनके साथ हमें वो हमारे, क्योंकि इमीजिएट नेबर है और हमारे कल्चरल रिलीजियस ब्रिज है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, हमारे वहाँ पे मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप भी हैं। इफ़ देयर इज़ अ contrive hostility towards India in the Kathmandu elite, there is a widespread feeling of neglect among the Madheshi population. तो ये इथनिक ग्रुप के बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, और इंडिया नेपाल के रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था। यहाँ पे जो आर्टिकल था CBSE से रिलेटेड है कि किस तरीके के, मतलब कैसे क्लास 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो पैंडमिक के टाइम पे कंडक्ट करवाना बिल्कुल चैलेंज है, और यहाँ पे कोऑपरेशन की, डिटर्मिनेशन की, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सभी को यहाँ पे एक साथ चलना होगा, ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने आर्टिकल का है, हमने एक आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस किया था इस पर कल, तो आप उसको अगर अगर और पढ़ना चाहते हो तो एक बार पढ़ लो। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये 3 आर्टिकल हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ईडिबल ऑयल्स जो हैं ये इतने कॉस्टली क्यों हो रहे हैं, वाई ईडिबल ऑयल्स आर कॉस्टलियर। सो 6 जो ईडिबल ऑयल्स हैं ये शार्पली इनमें राइज देखने को मिला है लास्ट 1 ईयर, और जबकि मतलब लॉकडाउन भी है, पूरे नेशन वाइड है, ग्लोबली लॉकडाउन है, उसके बाद भी एडिबल ऑयल का मतलब क्यों ये इतना बढ़ रहे हैं, है ना। तो सारी बातें हम देखेंगे कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टर्स, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये प्राइस राइज किए हैं, और क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है। अब यहाँ पे लेट मी जूम इन कि कौन कौन से हैं एडिबल ऑयल्स। ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि मई 28 2020 में क्या स्थिति थी, ठीक है। ये डार्कर वाला है ब्लू, तो ये मई 2020 के हैं ये वाले, ठीक है। और 2021 में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और ये तो देखने को मिल रहा है हमें सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कितना ज़्यादा चेंजेस मतलब इसमें आए हैं। तो देख लेते हैं क्या है। हाउ मच हैव ईडिबल ऑयल प्राइस राइजन। तो 6 ईडिबल ऑयल के ये प्राइस राइज हुए हैं, हैव राइजन बिटवीन 20% एंड 56% एट ऑल इंडिया लेवल्स इन द लास्ट 1 ईयर। जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है तो उनकी वेबसाइट से ये आर्टिकल मतलब यहाँ पे लिया गया है, ये जो फैक्ट है। और मस्टर्ड ऑयल के अगर देखें तो 44% ये इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल पहले कितना था 118.79, अब 171 हो गया है, ठीक है। 171 पर kg, मई 28 के ये फैक्ट हैं।
फ्रॉम ₹118. सो द प्राइसेस ऑफ सोया ऑयल के देखें अगर और सनफ्लावर ऑयल के, ठीक है, तो यहाँ पे भी 110 तो 172, तो देख सकते हो कितना ज़्यादा गैप इसमें है ना, 50% ऑलमोस्ट इंक्रीज हुआ है. सो द मंथली एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ ऑल 6 edible oil soared to an 11-year high May 2021. अब ये बोला जा रहा है कि edible ऑयल कितना हम कंज्यूम करते हैं इंडिया में, ठीक है. तो जिस तरीके से हमारी जो इनकम्स है, चेंजिंग फूड हैबिट्स हैं, एडिबल ऑयल का कंजम्पशन है वो इस टाइम पे मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है. और मस्टर्ड ऑयल का जो कंजम्पशन देखें हम तो वो रूरल एरियाज़, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है, ठीक है. रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन किसका होता है, मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल है. और अगर मेनली हम देखें अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्रों में, तो यहाँ पे किसका होता है, सोयाबीन ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल का आप ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है. तो ये देखने को मिल रहा है. देन बाकी इन्होंने कुछ फैक्ट दिए कि कब क्या था. और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर का कहना है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इन द कंट्री हैज़ बीन इन द रेंज 19.10 kg to 19.80 kg पर एनम ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर. तो अगर हम बात करें तो डोमेस्टिकली हम कितना प्रोड्यूस करते हैं और कितना हम इंपोर्ट करते हैं, क्या मतलब ये सारे हमारे कंट्रीज़ में ही होते हैं, मतलब हमारी कंट्री में हम क्या इतने केपेबल हैं कि हमें बाहर के देशों से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हम अपनी खुद की इंडिया के लोगों की जो कंजम्पशन डिमांड है उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं, हमारी बहुत ज़्यादा डिमांड है तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है. यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का डेटा है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स है has been in the range 23.48 to 20.92 million tons between 2015-16 and 2019-20. तो जो डोमेस्टिक सप्लाई है इस टाइम पे वो काफ़ी कम रही, ठीक है. और 2019-20 में डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी जो थी एडिबल ऑयल की प्राइमरी सोर्सेज से भी और सेकेंडरी सोर्सेज से भी, तो वो क्या रही, बहुत ही कम रही है ना. तो यहाँ पे प्राइमरी सोर्सेज क्या हो गए, जैसे ऑयल सीड्स हो गए, मस्टर्ड, ग्राउंड नट्स है ना, जो सरसों के बीज जो होते हैं, लाई जिनको बोलते हैं. एंड सेकेंडरी सोर्सेज सच एज कोकोनट ऑयल, पाम, राइस ब्रान, कॉटन सीड, ठीक है. तो इस पे बहुत ही कम देखने को मिला ये डोमेस्टिक जो डिमांड थी और अवेलेबिलिटी, ठीक है. दस इंडिया डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट्स, तो हम अपनी ये जो डिमांड थी इसको मीट करने के लिए हमने क्या किया, इम्पोर्ट किया. तो 2019 से 2020 में हमने 13.35 मिलियन स्टोन जो है ईडेबल ऑयल ये हमने इंपोर्ट किया, कितने का, 61,500 करोड़, ठीक है. और अबाउट 56% ऑफ द डिमांड. तो ये देख सकते हो कि कितना ज़्यादा गैप था. 7 मिलियन टन्स हमने जो पाम ऑयल है वो किया, सोयाबीन 3.5 मिलियन, 2.5 मिलियन टन्स जो है सनफ्लावर, ठीक है. तो ये 13.35 मिलियन टन्स की हमको ज़रूरत थी. तो द मेजर सोर्सेज अगर हम बात देखें इंपोर्ट जहाँ से हमने किया एडिबल ऑयल का, तो वो अर्जेंटीना से और ब्राज़ील से हमने सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट किया. इंडोनेशिया मलेशिया से पाम ऑयल, ठीक है, इंडोनेशिया मलेशिया से पाम ऑयल. ये भी पूछा गया था किसी को इंटरव्यू में कि पाम ऑयल का मेजर जो प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वो कौन है. तो आप मुझे बता सकते हो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है पाम ऑयल का. यूपीएससी के इंटरव्यू में, मतलब शायद डेमो इंटरव्यू था, वो किसी से पूछा था. हाँ. तो यूक्रेन एंड अर्जेंटीना अगेन फॉर सनफ्लावर ऑयल, ठीक है. तो यूक्रेन और अर्जेंटीना अगेन फॉर सनफ्लावर ऑयल. अब यह है कि प्राइसेस जो है इतना राइज क्यों कर रहे हैं. सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि डोमेस्टिक प्राइसेस की अगर हम बात करें बेसिकली, तो जो डोमेस्टिक प्राइस में आपको दिख रहा है ना वेरिएशन की, कभी कम हो रहे हैं कभी ज़्यादा हो रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो मेनली रिफ्लेक्शन होता है इंटरनेशनल प्राइसेस की अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है. तो इंटरनेशनल प्राइसेस पे डिपेंड करता है. और इंडिया मीट्स 56% ऑफ इट्स डोमेस्टिक डिमांड्स हम इम्पोर्ट्स के थ्रू ही हम पूरी कर रहे हैं. इन द इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल्स हैव जम्प्ड शार्पली. रिसेंट मंथ में उसके काफ़ी सारे फैक्टर रहे हैं, ठीक है, जो जंप किया है एडिबल ऑयल ने पूरे वर्ल्ड वाइड. तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट जो प्राइसेस है क्यों बढ़ रहे हैं, तो इनका ये कहना है कि एक तो सबसे पहले जो मेन रीज़न है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो चेयर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बीवी मेहता, तो उनका ये कहना है कि लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है, तो ये क्या कर रहे हैं, बायोफ्यूल बना रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल से बायोफ्यूल बना रहे हैं. एंड देयर इज शिफ्टिंग ऑफ ईडेबल ऑयल्स फ्रॉम फूड बास्केट से क्या जा रहे हैं, हम फ्यूल बास्केट की ओर जा रहे हैं, ठीक है. तो इस वजह से इनके जो शॉर्टेज है और जो प्राइस है ये बढ़ रहे हैं, लगातार राइज हो रहे हैं. तो ये दो मेन रीजंस आपको माइंड में रखने हैं कि क्या है.
एंड देयर हैज़ बीन थ्रस्ट ऑन मेकिंग रिन्यूएबल फ्यूल, ठीक है, सोयाबीन ऑयल से, जैसे यूएस, ब्राज़ील और दूसरे देशों में क्या बना रहे हैं, रिन्यूएबल ऑयल बना रहे हैं. एंड ही सेड दैट डिस्पाइट द कोविड-19 पैंडेमिक द ग्लोबल डिमांड फॉर एडिबल ऑयल हैज़ बीन हाई. एंड जैसे जो चाइना है, तीसरा फैक्टर, मतलब जो तीसरा चौथा फैक्टर इन्होंने बताया है कि चाइना से मतलब बाय करना. तो यहाँ पे काफ़ी सारे पता ही है कि आपको चाइना से बाय करना कितना मतलब मुश्किल हो जाता है चीज़ें. दूसरा है, अगर मलेशिया से करते हैं तो यहाँ पे मलेशिया में क्या है, लेबर इश्यूज़ हैं. प्लस हमारे पास जोग्राफिकल फिनोनेमा भी हैं बहुत सारे. क्या है कि जैसे ला लीना की सिचुएशन है, ठीक है, तो उससे पाम और जो सोया प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्टेड उनसे हो जाता है. एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो लगी हुई है क्रूड और पाम ऑयल में इंडोनेशिया और मलेशिया में, है ना, तो ये सब इसके कुछ रीज़न है कि जो इसके हाई प्राइसेस हो रहे हैं. एंड अकॉर्डिंग टू FAO रिपोर्ट्स ऑफ लोअर देन एक्सपेक्टेड planting intention and accounts of below average temperature and dry condition in parts of USA main soya growing region cast doubts over the supply prospects, ठीक है. और तो ये कि गवर्नमेंट के क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं, कि गवर्नमेंट के ऑप्शन यही हो सकते हैं कि वो जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है ऑन RBD क्या है, रिफाइंड ब्लीच्ड एंड डिओड्राइज्ड पाम ऑयल, तो उसको मतलब एक बार देखे. और इम्पोर्ट ऑफ क्रूड पाम ऑयल इज़ फ्री, और जो RBD होगा, RBD दैट इज रिफाइंड ब्लीच्ड एंड डिओड्राइज, इसको रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए. द गवर्नमेंट रिड्यूसेस इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन रिफाइंड पाम ऑयल प्राइसेस विल कम डाउन इमीजिएटली, ठीक है, तो ये कहना है. लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि अगर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को रिड्यूस कर दिया जाता है तो प्राइसेस फिर भी बढ़ सकते हैं, है ना, तो इससे ना ही गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा ना ही कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा. तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि एडिबल ऑयल्स को सब्सिडाइज कर दें, और ये सारे जितने PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू सबके लिए, जो मेनली पुअर हैं कंट्री में, उनके लिए अवेलेबल किया जाए. व्हाट बांग्ला एंड लंका करेंसी स्वैप मीन्स, तो बांग्लादेश और ने क्या किया है, जो बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक है, इन्होंने $200 मिलियन की करेंसी स्वैप फैसिलिटी श्रीलंका के लिए अप्रूव कर दी है. तो इसका मतलब क्या होता है, पहले तो देखो, करेंसी स्वैप का मतलब ये होता है कि एक तरीके से जो लोन होता है, तो बांग्लादेश क्या करेगा, श्रीलंका को डॉलर्स में लोन देगा, एक एग्रीमेंट होगा, है ना, डेट जो होगा उस पर विल बी रिपेड विद इंटरेस्ट इन श्रीलंकन रुपीज़. तो जो उस पर इंटरेस्ट देगा, ठीक है, वो किस में देगा, श्रीलंकन रुपीज़ में. और श्रीलंका के लिए काफ़ी चीपर होगा देन बोरिंग फ्रॉम द मार्केट. लाइफलाइन एज इट स्ट्रगल टू मेंटेन एडिक्वेट फॉरेक्स रिजर्व इवन एज रिपेमेंट ऑफ इट एक्सटर्नल. अभी मतलब देखो, श्रीलंका की बहुत सही सिचुएशन नहीं है. वो मतलब एक किस्में डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, चाइना ने उनको बिल्कुल अच्छे से फंसा लिया है, ठीक है. तो करेंसी ऑलरेडी उनकी डीप है, ऋण से जूझ रही है कंट्री. और मीडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग श्रीलंका ने अभी चाइना को कितने रुपीज़ देने हैं, $5 बिलियन उनको देने हैं, ठीक है. तो ये है स्थिति. तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि ये बांग्लादेश जो है, मतलब श्रीलंका किसके, बांग्लादेश वालों के पास ही क्यों गया, इंडिया के पास क्यों नहीं आया. अब इंडिया के पास भी आया था पहले, ठीक है, लेकिन हमने उनका रिप्लाई नहीं किया. प्रेसिडेंट जो गोटाबाया राजपक्षे हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बोला था कि आप हमको भी 1 बिलियन क्रेडिट जो डॉलर है करेंसी स्वैप वो दीजिए, ठीक है. लेकिन हमने, इंडिया ने श्रीलंका से, हमारे रिलेशन जो हैं उस टाइम पे मतलब इतने सही भी नहीं चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हैं, क्योंकि कोलंबो ने एक डिसीज़न लिया था कि हमारे जो कंटेनर हैं उन टर्मिनल प्रोजेक्ट कोलंबो पोर्ट में, तो उनको कैंसिल कर दिया था, है ना. तो इस वजह से हमने उनके ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. और उनकी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो भी डिस्ट्रॉयड हो गई है सिंस द टाइम ऑफ जो 2019 के ईस्टर अटैक्स हुए थे. तो ये सारी चीज़ें. और ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश ने कभी भी मतलब ऐसा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडर तो नहीं रहा है. काफ़ी सारे खुद के उनके देश में जो पैसे आते हैं वो बाहर से आते हैं, फाइनेंशियल एड. But over the last 2 decades, the economy has pulled itself up literally by the bootstrap, and in 2020 was the fastest growing in South Asia, है ना. तो इकोनॉमी जो इनकी ग्रो कर रही है वो 5.2% से करी थी 2020 में, और 6.8 एक्सपेक्टेड है ये 2021 में ग्रो करेगी. तो इस वजह से ये फर्स्ट टाइम है बांग्लादेश जो है एक्सटेंड कर रहा है हेल्पिंग हैंड दूसरी कंट्रीज़ के लिए. और इनका जो फॉरेस्ट रिजर्व है इनमें हेल्दी है, $45 बिलियन का है, ठीक है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे थी, इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमने देखा. और इस तो हमारे साथ जो था वो लास्ट ईयर ही इनका जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट था वो हो गया था, हमने उसको एक्सटेंड नहीं किया था, ठीक है. देन यहाँ पे है वाई लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोजल्स हैव अपसेट लोकल्स. तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, हमने बहुत बार डिस्कस किया कि क्या क्या यहाँ पे है, तो ब्रीफली एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो यहाँ के लक्षद्वीप के यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मतलब इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था यहाँ का, जब किसकी, जो दिनेश्वर शर्मा थे तो उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है. दिनेश्वर शर्मा की ही डाइड, उसके बाद
इनको दादर नगर हवेली दामन दीव जो यूटीज़ हैं इसके अलावा यहाँ का चार्जेस दिया गया था। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इन्होंने काफ़ी सारे प्रपोजल ऐसे दिए लोगों की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए दिए जो वहाँ पे लोग रहते हैं आइलैंड में, टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बढ़ावा मिलेगा मालदीव से, रेजिडेंट्स जो हैं वो सेफ फील करेंगे। लेकिन यहाँ पे उनके जो प्रपोजल है वो बिल्कुल उल्टे पड़ गए हैं ना। तो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनको हटाओ। और इन्होंने यहाँ पे बोला है जैसे काउ स्लॉटर एंड बीफ बैन होगा, है ना, तो इससे भी रिलेटेड प्रोटेस्ट है। 2 चाइल्ड पॉलिसी इन्होंने बोला कि अगर जिसके जो है ड्राफ्ट पंचायत रेगुलेशन 2021 के अंतर्गत अगर जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो ग्राम पंचायत का मेंबर नहीं बन सकते, है ना। तो ये चीज़ इन्होंने बोली है। ऑल्दो यहाँ पे ये भी है कि who already have more than 2 children, the regulation does not disqualify them provided they do not have further children after the date on which the rule come into effect. Serving liquor to tourists, ये बोला कि टूरिस्ट को एटलीस्ट वहाँ पे जो रेस्टोरेंट रिजॉर्ट है तो वहाँ पे लिकर मिलेगी और लोकल्स के लिए नहीं होगी। तो इसमें भी बोल रहे हैं कि इस तरीके के जो हैं आपको नहीं देने चाहिए अप्रूवल। और लैंड एक्विजिशन पावर के बारे में यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, है ना। रेजिडेंट्स हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द वे इट वाज प्रिपेयर्ड एंड पुश थ्रू आउट विदाउट कंसल्टेशन, नहीं किया गया लोगों से। और लार्ज जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म प्रोजेक्ट्स हैं वो डिस्टेबलाइज करेंगे इकोलॉजी को। और ये सब चीज़ें यहाँ पे बोला है कि रिमूव कर रहे हैं जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, है ना, वहाँ के एसटी रेजिडेंट से। एंटी गुंडा रेगुलेशन था, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो रेगुलेशन है ये पावर्स दे रहा है उनको, एक भी पर्सन को 1 साल तक के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। और ये acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order, ना। तो residents are skeptical of the need for such stringent law in a UT with one of the lowest crime rates in the country। दूसरा ये कि लास्ट ईयर तो वहाँ पे केसेस ही नहीं थे कोरोना के, है ना, वो एक भी केस नहीं था। वो RT-PCR टेस्ट के द्वारा ही मतलब तभी लोग आ पा रहे थे, एंट्री ले पा रहे थे वहाँ पे। और अभी ये है कि 7,000 से ज़्यादा केसेस वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, 28 से ज़्यादा डेथ। ज्योग्राफी की बात करें तो ये लक्षद्वीप है, 36 आइलैंड्स हैं इसमें अक्रॉस 12 अटॉल्स, क्लोजेस्ट टू केरला, ठीक है, क्लोजेस्ट टू केरला, on which it depends for essential supplies. Only 10 of the islands are inhabited, once apart. Malabar district of the Madras Presidency, Lakshadweep was given union territory status following Kerala state formation in 1956. डेमोग्राफी की बात करें, with a population of 65,000 यहाँ पे हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। एंड लक्षद्वीप इज इंडियाज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन शेयर है मुस्लिम का, 96% यहाँ पे मुस्लिम्स हैं। एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है 94.8% है। और अमंग द यूटीज रेजिडेंट स्पीक मलयालम और धिवेही वो बोलते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स यहाँ पे 2014 से जो है एनसीपी की सरकार है, मोहम्मद फैजल पीपी यहाँ पे हैं लोकसभा के एमपी। और कांग्रेस भी यहाँ पे डोमिनेंट पार्टी है, बीजेपी कम्युनिस्ट पार्टी भी यहाँ पे है। पीएम सईद जो है 10 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 1966 से 2004 के लिए जीते हैं। तो ये है, ठीक है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा यहाँ पे देर आर द्वीप पंचायत काउंसिल, ठीक है। तो द्वीप पंचायत काउंसिल भी है जहाँ पे कांग्रेस मेजोरिटी ऑफ द वार्ड्स और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में यहाँ पे 2017 में जीती थी। तो ये इंपॉर्टेंट थी। न्यू रिकॉर्ड सेट ऑन माउंट एवरेस्ट, तो अर्थर मुइर जो है 75 ईयर ओल्ड है, बिकेम द ओल्डेस्ट अमेरिकन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इससे पहले जो था कोंगस्टांग किंग यू 45 के थे, हांगकांग सांगिनको scaled the peak less than 26 hours, the shortest time taken by any woman after starting from the base camp, ठीक है। यूरोपियन रेगुलेटर क्लियर्स फाइजर जेफोर्ट 15 प्लेग ऑफ रेवेंस, जो ये है मतलब यहाँ पे देखा जा रहा है जो माइस है वो ऑस्ट्रेलिया में मतलब तबाही मचा रहे हैं, ठीक है। तो ये था यहाँ पे इससे रिलेटेड। एक सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च हुआ है, ई हेल्थ असिस्टेंट और टेली कंसल्टेशन, ये है सेहत, ठीक है, सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एट टेली कम्युनिकेशन। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च हुआ। एंड द पोर्टल प्रोवाइड्स टेली मेडिसिन सर्विस, जो भी आर्म्ड फोर्स के पर्सनल होंगे, वेटरन्स होंगे, उनकी फैमिलीज़ को ये करेगा सर्विस। एंड ट्रायल वर्जन इसके ऑलरेडी फंक्शनल थे अगस्त 2020 में। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, AFMC और IDS सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल कंप्यूटिंग मोहाली इन्होंने मिलकर बनाया है। और ये पोर्टल हेल्प करेगा रिड्यूस द लोड ऑन हॉस्पिटल, पेशेंट्स विल बी एबल टू गेट कॉन्टैक्टलेस कंसल्टेशन, है ना, ईजी और इफेक्टिव मैनर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट टेली कंसल्ट पोर्टल है तो ये क्या करेगा, टेली मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये इट इज़ लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो अभी आपने ध्यान से सुना है, तो प्लीज़ आप सही क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।